Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start a beautiful portion of this chapter, and most probably we will end this chapter today. So जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स है, तो फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इन टॉपिक्स को। नंबर 1 टॉपिक इज लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। इसका मतलब होता है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटा तो उसके कितने दिन अंदर आपको कंप्लेंट करना होता है, आपको एफआईआर करना होता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कितने दिन अंदर आपको कंप्लेंट करना होता है, क्रिमिनल कंप्लेंट। वैसे जनरल रूल क्या कहता है पता है? जनरल रूल कहता है कि यूजुअली नो टाइम लिमिट फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है। लेकिन जितना आप डिले करते जाओगे ना उतना वीक होता जाएगा आपका केस, आपको जस्टिस दिलाना उतना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और BNSS जो है हमें स्पेसिफिक प्रोविजंस, स्पेसिफिक लिमिटेशंस प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेशन पीरियड कि कितने टाइम के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल योर कंप्लेंट्स। तो देखो, तो ऐसा जनरली यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आपको अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया तो आपको इतने टाइम के अंदर अंदर कंप्लेंट करना होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताने का तरीका थोड़ा अलग है जो नॉर्मल पब्लिक को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो लोग थोड़ा इंटरप्रेट कर ले, थोड़ा रिसर्च कर ले, उनको समझ में आ जाएगा। सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपके साथ कोई भी ऑफेंस हुआ हो जिसका पनिशमेंट सिर्फ फाइन ही हो सकता है, तो उस प्रकार के ऑफेंसेस को आपको कंप्लेंट करना है 6 महीने के अंदर अंदर। आपके साथ अगर कोई भी ऑफेंस हुआ हो जो पनिशेबल है अप टू 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, मतलब जो भी आपके साथ कोई भी गलत चीज हुआ हो जिसका पनिशमेंट 1 साल तक का जेल हो सकता है, 1 साल तक का जेल, ठीक है। तो वो पनिशमेंट जो है, वो क्राइम जो है, आपको 1 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट करना होता है। कोई भी पनिशमेंट है, जो कोई भी ऑफेंस हुआ है आपके साथ जिसका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम, तो आपको वो 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट दर्ज करना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा। अब देखो, इफ ऑफेंसेस ट्राइड टुगेदर, मतलब कोई एक इंसान है जिसने 1 2 3 प्रकार के ऑफेंस किया हो, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट अगर आपको कंप्लेंट करना है तो पकड़ लो, पहला वाला जो क्राइम किया है उसके लिए सिर्फ फाइन लगता है, दूसरा वाला जो क्राइम किया है उसके लिए 1 साल का जेल टाइम होता है, तीसरा वाला जो उसने किया है उसके लिए 3 साल का जेल टाइम हो सकता है। तो तीनों एक साथ उसने किया, तो हम कितने टाइम के अंदर अंदर कंप्लेंट करें? सिंपल आंसर है, जो मैक्सिमम रहेगा ना उसी को आपको चूज करना है। 3 इयर्स का जेल टाइम, तो 3 इयर्स का टाइम रहता है आपको कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? अब नॉर्मल पब्लिक को थोड़ी ना पता है कि यार ये वाला जो क्राइम है इसके लिए 1 साल का सज़ा होता है, ये वाला क्राइम जो है 2 साल का सज़ा होता है। ये एक रूल बना के दिए, जो लॉयर्स लोग जो है, जो एडवोकेट्स है, वो लोग प्रॉपरली इसको समझ के कंप्लेंट दर्ज करते हैं। क्या है समझ में आ रहा है? ओके, चलो। ये टाइम लिमिटेशन पीरियड जो कब से स्टार्ट होता है, जो आप कह रहे हो कि 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करना होता है, ये 6 महीने कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन, या फिर डेट ऑफ ऑफेंस केम टू नॉलेज, जिस दिन आपको पता चला कि ये गलत काम हुआ है, जिस दिन आपको पता चला, शायद गलत काम हुआ है 6 महीने पहले लेकिन आपको पता अब चला है, तो अब से स्टार्ट हो सकता है टाइम। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। नॉलेज ऑफ विक्टिम और पुलिस, विच एवर इज अर्लियर, इफ कमीशन वॉज अननोन, इसका मतलब ये होता है कि पहले हो चुका था, आपको पता नहीं था, ठीक है। अब देखो, डेट आइडेंटिटी ऑफ ऑफेंडर बिकेम नोन, ठीक है। डेट आइडेंटिटी ऑफ ऑफेंडर मतलब जिसने ऑफेंस किया, आपको पता लग चुका है कि, मतलब आज जिस दिन आपको पता लगा कि किसने ऑफेंस किया, किसने वो क्राइम किया, वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ये 3 डेट जो है आपको याद रख लेना है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, time spent is excluded for diligent prosecution of some same facts elsewhere is in good faith. Stay injunction period, notice period है, time taken for obtaining required sanctions, consent, period of period offender was absent from India, absconding, concealing themselves, छुपा है। कौन छुपा है? जिसने क्राइम किया वो छुपा है, ठीक है। तो जो टाइम लगा उसको निकालने के लिए वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है। एंड ऑल्सो ये वाले डिलीजेंट प्रोसिक्यूशन ऑफ सेम फैक्ट्स एल्सवेयर इन गुड फेथ, इसका मतलब ये होता है कि प्रोसिक्यूशन चल रहा था किसी और जगह,
ठीक है, ये सेम केस चल रहा था किसी और जगह। गॉट इट? अच्छा, स्टे इंजंक्शन, ये सारा जो है ना, स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन ऑर्डर जो है, ये सब अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं जो कोर्ट पास करता है। ये इस सब्जेक्ट में, मतलब इस चैप्टर में आपको इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा, तो जिस चैप्टर में आएगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टे क्या होता है, इंजंक्शन क्या होता है, नोटिस पीरियड, टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड सेंक्शंस वगैरह, कंसेंट वगैरह, रिक्वायर्ड से तुमको टाइम लग गया यार कंसेंट लेने में, ठीक है। अब कंसेंट बहुत प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी एविडेंस वगैरह या फिर कुछ भी आपको कंसेंट लेना था जिसके लिए आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, आप रुके हो वहाँ पे, तो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है इन द लिमिटेशन पीरियड, ठीक है। तो इसको मेमोराइज कर लेना है अच्छे से। अच्छा, कोर्ट बंद था तो हम क्या करें, कोर्ट बंद था तो लिमिटेशन पीरियड तो चालू हो गया, 3 महीने से कोर्ट बंद है, फॉर एग्जांपल 3 महीने से कोर्ट बंद है, तो लिमिटेशन पीरियड मेरा कैसे कटता जाएगा, है ना, तो लिमिटेशन पीरियड भी वहां पे स्टॉप हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, लिमिटेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे कोर्ट इज क्लोज्ड। अब इसको सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल संडे के दिन कोर्ट क्लोज है, ठीक है, तो ये जो दिन है ये आपके 6 महीने में नहीं आने वाला, तो जितने भी संडेज आ रहे हैं वो 6 महीने में नहीं आएगा, सिंपल बात। कंटिन्यूइंग ऑफेंस अगर है, एन ऑफेंस दैट कंटिन्यूज डे आफ्टर डे, ठीक है, इसको कहा जाता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अ फ्रेश लिमिटेशन पीरियड बिगिंस टू रन एट एवरी मोमेंट द ऑफेंस कंटिन्यूस, ठीक है। अब ऐसे कौन से ऑफेंसेस जो कंटिन्यू चलता है, ठीक है, फेलियर टू कंप्लाई विथ एन ऑनगोइंग रूल, एक रूल था जो तुमको फॉलो करना था, वो फॉलो नहीं कर रहे हो, आज नहीं फॉलो किए, आज से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट, तुम्हारे अगेंस्ट केस जो है, कंप्लेंट जो है दर्ज हो सकता है। कल भी फॉलो नहीं किए तो कल से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट, परसों भी फॉलो नहीं किए तो परसों से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? एवरी डे वो स्टार्ट होता जाएगा, जितनी बार तुम वो सेम रूल तोड़ते जाओगे, ब्रेक करते जाओगे। क्या ये समझ में? इसको कहा जाता है कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस, ठीक है। ओके ओके, सीधा इधर आ जाओ। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड पॉसिबल होता है अगर तुम अपना डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ कि क्यों तुम डिले हो गए, क्यों तुम टाइमली नहीं आ पाए कंप्लेंट करने के लिए। ये पॉसिबल होता है, लेकिन ये जो है कोर्ट डिसाइड करता है पॉसिबल है कि नहीं। कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन इफ सैटिस्फाइड, अगर कोर्ट को सेटिस्फैक्शन मिले, तुम सेटिस्फैक्शन दिलाओ। इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर जस्टिस के लिए लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड करना पड़े तो करेगा कोर्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऑफेंस हो रहा हो अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका क्या चक्कर है देखो, इसका मतलब सबसे पहले समझो, ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। ऑफेंस किसी भी प्रॉपर्टी का ऑफेंस किस प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं। पहला है थेफ्ट, चोरी हो जाना, ठीक है, इसको डेफिनेशन समझो। इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एंड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट कंसेंट एंड मूविंग द प्रॉपर्टी टू डू सो। सिंपल चीज, किसी के भी प्रॉपर्टी को उनके कंसेंट के बिना तुम लेकर जा रहे हो, तुम उसको उनके पोजेशन से लेकर जा रहे हो उनके कंसेंट के बिना, इसको कहा जाता है चोरी। क्या ये समझ में आ रहा है? एसेंशियल्स क्या रहेगा? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, चोरी होने के लिए उस चोरी को मूवेबल होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे के पोजेशन से तुम लेकर आ रहे हो, विदाउट दैट पर्सन का कंसेंट, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। पनिशमेंट, अच्छा इन सब केसेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ये थेफ्ट जो पढ़ रहे हो एग्जामिनेशन में आएगा, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तुमको बहुत अच्छे से याद कर, पनिशमेंट को बहुत अच्छे से याद करना इस चैप्टर में, ठीक है। पनिशमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ। अगर रिपीट ऑफेंडर है, बार बार रिपीट करता है, तो रिगरस इंप्रिजनमेंट हो सकता है 1 से 5 साल तक, प्लस फाइन भी लग सकता है। अगर पिटी थेफ्ट है, पिटी थेफ्ट का मतलब होता है 5,000 के वैल्यू का नीचे का उसने चोरी किया है, उसको कहा जाता है पिटी थेफ्ट। वो कम्युनिटी सर्विस से भी तुमको जो है मतलब कम्युनिटी सर्विसेज से तुमको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तुमको कहा जा सकता है कम्युनिटी सर्विस करो, नाला साफ कर लो, ठीक है, गार्बेज उठा लो, कूड़ा उठा लो, कम्युनिटी का कुछ भी सर्विस जो है वो तुम कर सकते हो। वो बताएंगे, तुम अपनी मर्जी से नहीं करोगे, ठीक है। एग्रीवेटेड थेफ्ट मतलब हायर पनिशमेंट लगेगा इसके ऊपर। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस बाय क्लर्क सर्वेंट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर हार्म, ठीक है, जैसे सर्वेंट वगैरह जो है वहाँ पे तुम्हारे घर के सर्वेंट वगैरह जो है थेफ्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए भैया हायर पनिशमेंट लग सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्नैचिंग तुमको पता है, छीनना, छीन के ले जाना, फाइन कितना लगेगा? अप टू 3 years प्लस फाइन।
एक्सटॉर्शन का मतलब तेरे को पता है, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या बताओ? इंटेंशनली पुटिंग समवन इन फियर ऑफ इंजरी, उनको तुम नुकसान करोगे इस प्रकार का फियर उनके अंदर घुसा देना, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग देम टू डिलीवर प्रॉपर्टी, इसके कारणवश उनको मजबूर करना कि वो तुमको प्रॉपर्टी दे दे। प्रॉपर्टी कैश भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी आइटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, और साइंड सील आइटम कन्वर्टेबल टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो ऐसे जैसे दस्तावेज होते हैं ना, कागज, प्रॉपर्टी के पेपर्स, लीगल पेपर्स, ये वो, तो वो सब भी यहाँ पे एक्सटॉर्शन मतलब एक्सटॉर्शन के तौर पे लिया जा सकता है तुमसे। पनिशमेंट लगता है अप टू 7 years और फाइन और बोथ, ठीक है। हायर पनिशमेंट फॉर पुटिंग इन फियर ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट, उनको मारा पीटा तुमने और डेथ के लिए भी तुमने बता दिया कि भैया मार डालेंगे तुमको, तो उस सब चक्कर में। रॉबरी तुमको पता है, ये मैं अभी होमवर्क देना शुरू करूंगा दोस्तों, ठीक है। रॉबरी होमवर्क है। डकैती इज ऑल्सो होमवर्क। डकैती किसको कहा जाता है? रॉबरी कमिटेड और अटेम्प्टेड बाय 5 और मोर पीपल एक्टिंग टुगेदर, इसको कहा जाता है डकैती, ठीक है। पनिशमेंट याद कर लेना। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, देखो, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि तुम्हारा सामान नहीं है लेकिन तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि वो तुम्हारा सामान है। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएटिंग और कन्वर्टिंग टू ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बता दो फटाफट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने चोरी नहीं किया, ठीक है, तुमने चोरी नहीं किया, लेकिन पकड़ लो, इसको कैसे समझाऊं मैं तुमको? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, पकड़ लो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड ने तुमको बोला, तुमको दिखाया उसका नया बाइक, समझ में आ रहा है, और तुम्हारा जैसा सेम टू सेम बाइक लिया उसने। अब तुमने क्या किया, उसको उसका बाइक जो है टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जा रहे थे, तुम लेकर आके रख दिए उसके पास, फिर शाम को तुम निकल गए उसके घर से और उसी का बाइक लेकर निकल गए। तुमको लगा कि तुम्हारा बाइक लेकर निकल रहे हो, लेकिन तुमने उसी का बाइक लेकर निकल गए। जब आधा रास्ते पे गए तुम, तब तुमको पता लगा कि यार ये तो स्मूथ नहीं चल रहा है, इसका मतलब नया बाइक है। तो एक काम करते हैं, देखते चेक करते, तो तुमने चेक किया अच्छे से, तुमने देखा नंबर प्लेट वगैरह, देखा कि यार ये तो मेरा फ्रेंड का बाइक है, चल यार लद्दाख लेकर चलते, इस बाइक को पूरा डैमेज कर देंगे। तुमको पता था ये तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लेकर चले गए। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रास्ते पे चल रहे थे और तुमको एक पर्स मिल गया, एक वॉलेट मिल गया, उस वॉलेट को तुम उठा लेना, ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है, याद रखना। अनटिल एंड अनलेस तुम ट्राई करो इसको रिस्टोर करने के लिए, अगर तुम उठा के अपने पास रख दिए विदाउट अप्रोचिंग टू द पुलिस एंड ऑल, बाद में पता चला कि तुम्हारे पास मिला वो वॉलेट, तो तुमने क्राइम किया है। तुमको जैसे ही किसी का वॉलेट मिले, तुमको ये पुलिस के पास हैंडओवर करना चाहिए था। क्या समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे है, फाइंडिंग प्रॉपर्टी इजंट मिस एप्रोप्रिएशन इफ टेकन टू प्रोटेक्ट रिस्टोर, ठीक है। becomes misappropriation if finder appropriates it knowingly having means to find owner without reasonable steps to do so। तुमने ओनर को ढूंढने का कोशिश ही नहीं की, तुमने पर्स लेकर वॉलेट लेकर अपने पास रख दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? पनिशमेंट देखो, ये इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से 2 years तक प्लस फाइन लग सकता है। किसी मृत व्यक्ति का प्रॉपर्टी अगर तुम लेकर जा रहे हो तो हायर पनिशमेंट लगेगा तुमको। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को तोड़ देना। बीइंग एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया इसको। देखो, पहला ये है कि यहाँ पे ओनर को पता नहीं होता कि तुमने अब उसका प्रॉपर्टी लिया है, ठीक है। और ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब ओनर ने तुमको ट्रस्ट करके अपना प्रॉपर्टी दिया, ठीक है। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, ये आई थिंक इट इज़ हलचल द फिल्म, ठीक है, फिल्म था हलचल और आई डोंट रिमेंबर। तो फिल्म में दिखाया गया ऐसा कि ओनर जो है उसने अपना प्रॉपर्टी जो है किसी अपने सर्वेंट को दिया था वो करने के लिए, देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। और सर्वेंट ने क्या किया, सर्वेंट ने, बहुत साल हो गया ओनर रहते हैं बाहर विदेश, सर्वेंट ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को अपना बता के, अपना दिखा के जाली कागज वागज बना के इसको सेल कर दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ब्रीच किया, क्या ब्रीच किया? ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? जेल जाओगे, हाँ जी, अप टू 5 साल और फाइन और बोथ, ठीक है। हायर पनिशमेंट लग सकता है इफ बाय कैरियर, क्लर्क, सर्वेंट, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, एजेंट, ये लोग अगर कर रहे हैं तो इनको हायर पनिशमेंट लगेगा। अच्छा,
स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करना, ये भी तुमको जेल में डाल सकता है। चीटिंग करना, बाय डिसीविंग एनी पर्सन, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग देम। ठीक है, अब इसमें देखना, इसका ये वाला पॉइंट मैं तुमको कराऊंगा। इसका मतलब चीटिंग करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। एक ये है चीटिंग करने का सबसे बेहतरीन जो मैं तुमको इसका डेफिनेशन वो ये होता है कि जो ओनर होता है ना, उससे तुमने कुछ करवाया, उससे तुमने कुछ करवाया जो उसके अगेंस्ट था, जो उसके बेनिफिट पे नहीं था, जो उसके नुकसानदायक था उसके लिए। ठीक है, लेकिन तुमने करवाया ये भरोसा दिला के कि उसके लिए फ़ायदेमंद है, ये भरोसा दिलाया उनको कि इसके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन रियलिटी में उनको नुकसान ही होने वाला है। इसको कहा जाता है चीटिंग। क्या है, समझ में आ रहा? देखो, इंड्यूसिंग देम टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, शायद तुमने उनको इंड्यूस किया, भड़काया कि कोई भड़का मतलब ऐसा, मतलब बैल बुद्धि बना दिया उनको। ठीक है, कान भर दिया उनका कि कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। कंसेंट टू रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और इंटेंशनली इंड्यूसिंग देम टू डू ओमिट समथिंग दे वुडंट हैव अदरवाइज डू और ओमिट विच कॉज लाइकली कॉज हार्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला तुम्हारा दिमाग फाड़ के निकल जाएगा, इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है उनसे तुमने कुछ करवाया या फिर जो करना था वो नहीं करवाया। ये देखो, डू और ओमिट का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना, ओमिट का मतलब होता है नहीं करना है। उनसे तुमने या तो कुछ करवाया या तो कुछ नहीं करवाया। ठीक है, जो उनको सुनो अच्छे से, तुमने उनसे कुछ करवाया या फिर तुमने उनसे कुछ नहीं करवाया, तुमने उनसे कुछ नहीं करवाया। ठीक है, तुमने उनसे कुछ नहीं करवाया। अब ये जो नहीं करवाया है या फिर कराया है, उनको अगर सच बात पता चल जाता तो वो कभी ये नहीं करते, तुमने उनको इंड्यूस किया। ठीक, उनको अगर रियलिटी पता होता तो वो जो कर लिए वो नहीं करते, या फिर जो ओमिट किए वो कर देते, क्योंकि तुमने उनका कान भरा है, क्योंकि तुमने उनको इंड्यूस किया है। उन्होंने जो नहीं करना था वो कर डाला और जो करना था वो नहीं किया। इसके कारणवश जो है इसको भी चीटिंग कहा जाता है। पनिशमेंट देखो बेटा, 3 साल और फाइन और बोथ। ठीक है, इसको पूरा याद करना है पनिशमेंट को, इसको रीड करना है। डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को चीट करना। फ्रॉजरी का मतलब होता है जाली कागज बनाना। ठीक है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना। इसका पनिशमेंट रीड करना है। अच्छा, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मार्क्स, मतलब जिस बंदे का प्रॉपर्टी नहीं है, तुमने ऐसा कुछ मार्किंग वगैरह किया जिसको दिखाने के लिए कि ये इसी बंदे का प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्या समझे? रीड करना। डिफेमेशन, बदनाम करना, सिंपल चीज। ठीक है, काइंड्स ऑफ डिफेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लाइबल, दूसरा है पब्लिकेशन स्लैंडर। ठीक है, लाइबल का मतलब होता है राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर वगैरह जो है, किसी को डिफेम करने के लिए तुमने पिक्चर बनाया, प्रिंटिंग किया, राइटिंग किया। स्लैंडर का मतलब होता है स्पोकन वर्ड्स, गाली गलोच, जेस्चर्स। ठीक है, अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस है जिसको हम लोग डिफेमेशन नहीं मानते, एग्जामिनेशन में बहुत फेमस टॉपिक है। ट्रुथ फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक की अच्छाई के लिए तुमने सच बात बोला, ये डिफेम नहीं है। मैंने सच बात बोला, मैंने तुमको डिफेम नहीं किया। फेयर कमेंट ऑन पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट, पब्लिक सर्वेंट ने कोई काम किया जिसके ऊपर तुमने फेयर होके कमेंट डाला। ठीक है, फेसबुक में कमेंट सर नहीं, वो वाला कमेंट नहीं। कमेंट का मतलब होता है बोलना। ठीक, फेयर कमेंट ऑन कंडक्ट, अब फेसबुक वाला भी हो सकता है, मतलब कहीं पर भी तुम अपना राय रखना, उसको कहा जाता है कमेंट यहाँ पे। ठीक है, फेयर कमेंट ऑन कंडक्ट रिगार्डिंग पब्लिक का क्वेश्चन, मतलब तुमने पब्लिक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जनता का सवाल, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, कोई बोल सकता है कि यार तुम मुझको डिफेम करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो वो वाला ये जो है फेयर, अगर तुम कमेंट करोगे, पब्लिक क्वेश्चन पुट करोगे, तो भैया ये डिफेमेशन नहीं है। कोर्ट के रिपोर्ट्स के ऊपर तुमने पब्लिकेशन किया तो वो डिफेमेशन नहीं, कोर्ट का रिपोर्ट है भाई। फेयर कमेंट ऑन मेरिट ऑफ डिसाइडेड केसेस, कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस, कोई एक फेमस केस चल रहा था कोर्ट में, उसी के ऊपर तुमने टिप्पणी कर दी, जो जजमेंट आया उसके ऊपर। ठीक, फेयर कमेंट ऑन पब्लिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा,
सेंसर बाय लॉफुल ऑथोरिटी, सेंसर कर देना, ठीक है, पास्ड इन गुड फेथ बाय समवन हैविंग ऑथोरिटी ओवर अनदर। सेंसर करना मतलब का मतलब होता है ना दिखाना, ठीक है। एक्यूजेशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथोरिटी, एक्यूज करना किसी को लेकिन गुड फेथ में, जहीं कहीं पे तुमको गुड फेथ दिख रहा है, इसका मतलब होता है साफ मन से करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सच्ची में बदनाम करने के लिए कर रहे हो। इम्प्यूटेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, कॉशन इन गुड फेथ, ठीक है, ओके। कॉशन इन गुड फेथ का मतलब क्या होता है? कॉशन कन्वेड इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर फॉर रिसिपिएंट्स गुड, किसी दूसरे को तुम सतर्क कर देना। क्या ये समझ में आ रहा है? तुमने सतर्क क्यों किया? ऐसा नहीं, तुमने गुड फेथ में सतर्क किया। अच्छा, जनरल एक्सेप्शंस है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्ट ऑफ जज, act under the court order, justified by law, accident, act likely to cause harm but done without criminal intent, ठीक है। infancy जो कि चाइल्ड है अंडर 7 ईयर, चाइल्ड अबव 7 अंडर 12, ठीक है। insanity, अनसाउंड माइंड, पागल इंसान ने कुछ बोल दिया हो, इंटॉक्सिकेशन की मूड पे थे तुम, ये जनरल एक्सेप्शंस है। ठीक है, एक्ट डन वाइल इंटॉक्सिकेटेड, नशे में थे तुम। कम्युनिकेशन गुड फेथ, कंपल्शन ड्यूरिस, ठीक है। स्लाइट हार्म, एक्ट कॉजिंग हार्म सो स्लाइट दैट नो पर्सन और ऑर्डिनरी सेंस टेम्पर वुड कंप्लेंट, इतना छोटा सा हार्म हुआ है कि कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा, छोटा मोटा चीज। क्या तुमको प्राइवेट डिफेंस करने का तुम्हारा अधिकार है? 100% है, ठीक है, इसको रीड करना है बस। अच्छा, लिमिटेशन क्या है प्राइवेट डिफेंस का? भाई कोई तुम्हारा पब्लिक सर्वेंट आया हो, पुलिस ऑफिसर आया हो, तुम अपने डिफेंड करने के लिए उसको मारने लग जाओगे क्या? अगेंस्ट एक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट नॉट कॉजिंग फियर ऑफ डेथ, जब तक वो तुमको मारने का कोशिश ना करे तुम उसको हाथ नहीं उठाना, ठीक है। उसके ऊपर मारने का कोशिश मतलब मार डालने का, तुमको लग रहा है तुम्हारा जान निकल जाएगा तब जाके तुम उसको मार देना भैया, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एक्ट अगेंस्ट एक्ट बाय डायरेक्शन of public servant when there is time to seek protection from public authorities cannot inflict more harm than necessary for defense, ठीक है। मतलब जितना cannot inflict more harm मतलब अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा तुम नुकसान नहीं होने दे सकते, तुमको अपना डिफेंस करना ही है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा अधिकार है अपने प्राइवेट डिफेंस को इतना डिफेंस करने के लिए कि तुमने किसी को मार ही डाला। तुम कब किसी को मार डालोगे? जब तुमको लगेगा सामने वाला तुमको मार डालेगा, तभी ना। तो वही जब तुमको लगे कि इफ असल्ट रीजनेबली कॉजेस फियर, जब तुमको लगे कि भैया तुमको तो मृत्यु हो जाएगा, तुम्हारा डेथ ग्रीवियस हर्ट होगा, पैर नाक हाथ सब टूट जाएगा, रेप हो जाएगा, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, ठीक है, किडनैपिंग और एब्डक्शन मतलब वही किडनैपिंग करना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तुमको छुपा देना, तुमको कंसील करना, तुमको गिरफ्त में ले लेना, वेयर रिसोर्सेज टू अथॉरिटीज इम्पॉसिबल मतलब जो नहीं कर सकता, पुलिस को छोड़ के जो नहीं कर सकता उनको एसिड अटैक वगैरह, तब भी तुम उसको मार डालना, एकदम मार डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, किसी को मार डाले तुमने क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट डिफेंस है, तुम अपने प्रॉपर्टी को डिफेंस कर रहे थे, ठीक है, तुम्हारे पास सोना जेवर ये सब थे, चोर आया लूटने, रॉबरी करने, हाउस ब्रेकिंग, मिसचीफ बाय फायर, ठीक है, थेफ्ट आया, तो तुम अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसको मार डाले। कैसे मार डाले? तुमको डर लगा भाई, तुमको क्या पता कि उसके सामने गन है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस्ड गन था, मार दिए उसको सीधा। तो ये सब केसेस में, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आ जाओ, ओ खत्म। कुछ पॉइंट्स है जो तुमको रीड करना है बस, ये सब सेम है, रिपीटेड चीजें हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको आराम से बैठ के रीड करो, इसमें और कुछ है ही नहीं, छोटा मोटा चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हाँ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पनिशमेंट वगैरह, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्राइम के पनिशमेंट जो यहाँ पे लिखा है ना इस चैप्टर में भैया, बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर न्यू वीडियो, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।